नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, पढ़ लीजिए। 27 का रण, मिशन ब्राह्मण। अब तक आपने यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ बहुत सारी चर्चाएं देखी होंगी। हमेशा हम दलित ओबीसी की बात करते थे। बहुत लंबे वक्त बाद ब्राह्मणों की बात हो रही है। ब्राह्मणों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं के भी डिसाइडेड फैक्टर होता है कई सीटों पर। अगर हम थोड़े से कुछ बिंदु बता दें, पहले ब्राह्मणों की काफी चर्चा होती थी। हालांकि मंडल कमीशन आने के बाद ब्राह्मणों की चर्चाएं होना ही बंद हो गई। जी हाँ, यूपी के अंदर जो मंडल कमीशन आया उसके बाद ब्राह्मणों की बात होती, फिर दलित ओबीसी पर राजनीति गरमाने लगी। लेकिन यूपी का थोड़ा सा आंकड़ा मैं बता दूं, 21 मुख्यमंत्री बने अब तक और उसमें 6 ब्राह्मण चेहरे थे, जिसमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री बने यूपी के। ब्राह्मणों की बात करें तो करीब 115 सीटों के आसपास उनका असर होता है और 15% के आसपास ब्राह्मण है। यह आंकड़ा मैंने ब्राह्मणों का बताया और इसलिए हम आज ब्राह्मणों पर ही बात कर रहे हैं। आज मायावती का 70वां जन्मदिन था और अपने जन्मदिन पर मायावती ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने 2007 के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की ओर लौटने का संकेत दिया। दरअसल मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान हुए वाक्य का हवाला दिया। कहा कि ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार में अपनी उपेक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को राजनीतिक महत्व दिया था। अब ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर ब्राह्मणों का मुद्दा गर्म आ गया। आपको याद होगा कि बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक उन्होंने मीटिंग की थी, उसके बाद तो पहले से ही ब्राह्मणों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि 2007 में मायावती की सरकार दलित और ब्राह्मणों के गठजोड़ से बनी थी। और आपको बता दें कि बीजेपी, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 70 से 80% ब्राह्मणों का वोट मिलता है। ये भी आपको एक फैक्ट समझना चाहिए। लेकिन अब क्या सियासी समीकरण बदलेंगे इस बार? पहले ये देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे मेहमानों से चर्चा। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मायावती ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो वहीं यादव वोटर्स को साधने के लिए सियासी सिक्सर जड़ने की कोशिश की। इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की राह पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जातीय समीकरण साधने की तैयारी के साथ कदम बढ़ा दिए हैं। हाल ही में बीजेपी के अंदर जिस तरह ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बातें सामने आई, तो मायावती ने अपने जन्मदिन पर खास संदेश देकर उसे भुनाने की कोशिश कर डाली। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी कौम है, तो बुद्धिजीवी कौम है, वो फैसला खुद ही ले लेगी। और मैंने तो उनसे बोल दिया है, बीजेपी में भी सम्मान नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरे साथ आओ, सम्मान देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर भी मायावती ने डोरी डाली। खुद को यादव समाज का हिमायती बता डाला। किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। लंबे वक्त से बीएसपी यूपी में हाशिए पर है। अब मायावती ने हर जाति धर्म को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद की है। ये कवायद कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त बताएगा। तो ब्राह्मण वोट क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने उस बात का जिक्र किया। कुछ आंकड़े बताए। 2007 में बीएसपी ने दलित और ब्राह्मणों के गठजोड़ से सरकार बनाई थी। और आपको हैरानी की बात है कि बीजेपी को भी अगर हम देखें 2014 यूपी के नजरिए से आप सोचिए, 2014 आप देख लीजिएगा, फिर 2017 फिर देखिए, 2022 आप देखिए, 2024 देखेगा, तो ब्राह्मण वोट अच्छा खासा गया था। और माना जाता है कि 70 से 80% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी को चुनाव में वोट डाले थे। लेकिन अब ब्राह्मणों की सियासत पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। अंशु अवस्थी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही चर्चा में शामिल करते हैं। अशोक भारतीय दलित चिंतक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, पहले चर्चा की शुरुआत जल्दी से आपसे मैं कर लेता हूं। विजय साहब, क्योंकि ब्राह्मणों की अमूमन आपने डिबेट देखी होगी दलित ओबीसी, और जितनी भी आपने डिबेट में हिस्सा लिया होगा वो दलित और ओबीसी की ही डिबेट पर ज्यादा आप आए होंगे। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों पर चर्चा हो रही है और ब्राह्मण वोट पर सबकी नजर आने लगी है।
देखिए, पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। एक्चुअली मायावती ने ही सबसे पहले प्रयोग किया पिछले 89 के बाद, यानी जब से मंडल शुरू हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेपथ्य में था। उसकी कोई राजनीतिक सिग्निफिकेंस नहीं थी, कोई महत्व नहीं था। लेकिन 2005 में मायावती ने ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू किया था और उसका नतीजा हुआ 2007 में बहुमत से इनकी सरकार बन गई। उस समय कहा गया करीब 30% ब्राह्मणों ने, यानी जो पॉपुलेशन है टोटल ब्राह्मणों की, उसमें से करीब 30% ब्राह्मणों ने बसपा को वोट दिया था, सिर्फ 30%, और 206 सीटें आ गई थी। तो वहां से डिबेट में ब्राह्मण आ गया, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर से इसकी वापसी हो गई और 89 के बाद से इसकी चर्चा नहीं थी। तो ये जो नया दौर है राजनीति का, जिसमें हर जाति की आबादी और उसके समीकरण के हिसाब से एक जी से लगातार जी। चलिए, मैं विजय जी आपसे संपर्क टूट गया, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं एक रिएक्शन में अंशु अवस्थी से। अंशु जी, अभी खबरें आपने देखी होंगी कि बीजेपी के कुछ विधायक नाराज हो गए, फिर कहने लगे कि चलिए एक विजय उपाध्याय आ गए। विजय जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अंशु जी का रुख करूंगा। यही कह रहा था कि आप देखिए 91 में बहुमत से बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन 93 हो, 96 हो, 2002 हो, तब तक किसी की बहुमत नहीं आ रहा था। लेकिन 2007 में बहुमत आ गया, फिर 12 में भी बहुमत आया क्योंकि ब्राह्मणों का वोट शिफ्ट हुआ सपा की तरफ। फिर 17 में बीजेपी का बहुमत आया तो ये कहा गया कि सपा से भी शिफ्ट होकर बीजेपी में आ गया। तो आज के दिन में अच्छा वजह क्या है, 1931 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 11.5% ब्राह्मण हैं। इनमें 0.5% भूमिहार ब्राह्मण भी हैं और त्यागी समुदाय के भी लोग, जो ब्राह्मण ही अपने को मानते हैं, वो भी करीब 0.5 के आसपास वो भी हैं। तो इस हिसाब से 12.5%, यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स के बाद अगर सभी मुस्लिम्स मिला लें कि कौन पसमानदा है, कौन अर्जाल है, कौन अफजाल है और कौन क्या है, उसको सबको छोड़ दें, मुस्लिम को एक चंक रखें, तो उसके बाद नंबर ब्राह्मणों का आता है। फिर शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा नंबर आता है जाटो कम्युनिटी का, उनका वोट सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद यादव हैं, कुर्मी हैं, क्षत्रिय हैं, सबका 1931 के हिसाब से दिया गया। ताजा आंकड़ा अभी जब सेंसस होगा तब अब इस बार जातीय जनगणना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा मैं आपके पास। अंशु अवस्थी जी, चर्चा की अब मैं आपसे एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्योंकि अभी बीजेपी विधायकों की बैठक हुई, उसी बैठक के बाद ये सियासी बवाल मचा हुआ है कि ब्राह्मण नाराज है। समाजवादी पार्टी ने भी ऑफर दिया, कांग्रेस की तरफ से भी आ गया कि भैया जो ब्राह्मण उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं वो हमारे साथ आया। मायावती ने कह दिया कि ब्राह्मण उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर उनका वेलकम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मायावती अब चाह रही है कि जो उन्होंने 2007 में अपना दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ था, उस रणनीति पर वो काम करना चाह रही है। आपको लग रहा है वो कारगर होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में एक अपनी बड़ी उपस्थिति रखता है। 14% ब्राह्मण वोट है। विजय जी ने खुद बताया कि जनगणना के हिसाब से तो बढ़ ही गया, तो 14% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। और ब्राह्मण को अगर सबसे ज्यादा सम्मान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, 5-5 मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो लिया, लेकिन वोट लेने के बाद जिस तरीके की जातिवादी व्यवस्था शुरू की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, सिर्फ एक जाति की जबरदस्त चली, चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो, आप जिलों के कप्तान उठा के देख लीजिए, पुलिस अधीक्षक उठा के देख लीजिए। लखनऊ कमिश्नरेट में आप अगर संख्या उठाकर देखिए तो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग सबसे ज्यादा आपको पाए जाएंगे। तो एक जाति की चली, उससे सभी आहत हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हैं, पिछड़े हैं, दलितों की तो बात ही मत करिए, दलितों को तो भारतीय जनता पार्टी को नफरत जैसी है। खैर, तो और दूसरा ये भी सच्चाई है कि ब्राह्मण वोट जिसके साथ गया वही सरकार बनाता है। ब्राह्मण वोट 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ था। आप देखिए कि 43 सीटें हम लोगों ने जीती और भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई मोदी सरकार 240 पर। अभी नीतीश और चंद्रबाबू के सहयोग से चल रहे हैं, पता नहीं किस दिन वो हटा ले समर्थन। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मायावती जी जो बात कर रही हैं, निश्चित तौर से 2007 में उनको एक अच्छा मैंडेट मिला था, ठीक है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी मिला। लेकिन धोखा अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और धोखा देने के साथ अपमानित करने का काम किया।
उत्तर प्रदेश में अंशु जी योगी आपने भी जिक्र कर दिया, हमने आदित्यनाथ 5 जातिवादी मुख्यमंत्री सरकार। दिए और देखिए एनडी तिवारी उसमें 3 बार मुख्यमंत्री बने और मैं तो आंकड़ा ही बता रहा था अब तक 21 के आसपास मुख्यमंत्री बने जिसमें 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मंडल कमीशन के बाद ब्राह्मणों के चेहरे पर बात अब तो दलित ओबीसी की ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी आपको नहीं लग रहा कांग्रेस ऑफर तो कर रही है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ ब्राह्मण नहीं जुड़ पाया जो कभी ब्राह्मण ताकत कांग्रेस के राज में ब्राह्मण खड़ा होता था कांग्रेस के साथ। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया कि आपने वोट लिए और वोट लेने के बाद कोई सम्मान नहीं दिया और अपमानित किया। मैं इस पर गौरव मिश्रा का आदित्यनाथ जी की सरकार मैं गौरव मिश्रा का अंशु जी 700 से मैं 10 सेकंड में क्लोज करता हूं। 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। 700 ठीक है, ये संख्या मैं इस पर एक रिएक्शन गौरव मिश्रा जी से ले लेता हूं। गौरव मिश्रा हर बार अपराधियों को बचाती रही। ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है और ब्राह्मणों की एक बैठक हुई। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने भी ऑफर दिया था, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि जो नाराज है वो ब्राह्मण विधायक हमारे साथ आ जाए। अब मायावती भी कहीं ना कहीं 2007 वाला फॉर्मूला लेकर चल रही है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दलित और ब्राह्मणों को। तो ये बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि टेंशन इसलिए क्योंकि आप 2014 का चुनाव देखें, 2017 का देखें, उसके बाद 22 का चुनाव देखें, 22 के बाद 24 का हुआ। माना जाता है कि यूपी में ही, मैं यूपी से बाहर नहीं जा रहा हूं, कि ज्यादातर 70% ज्यादा ब्राह्मण वोट आप लोगों को मिला। अनार और ये तीनों बीमार, एक ब्राह्मण और ब्राह्मण का वोट सबको चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति ये सारे करते रहे, आज तुष्टीकरण से हट करके ब्राह्मण पे आ गए। कांग्रेस दिया कि हमने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, बसपा का बता दिया आपने कि वो ब्राह्मण के सहयोग से सरकार बनाई, सपा का भी आप लोगों ने बता दिया, खाका खींच दिया। लेकिन लगता है कि बुनियादी जो ब्राह्मण का चरित्र है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे अनभिज्ञ हैं ये सारे लोग। ब्राह्मण जातिवादी गिरोह नहीं है, सत्ता बनाने का, सत्ता में आने का वो जातिगत गैंग नहीं है कि जाति के आधार पर वो गठबंधन करता हो और सरकार बनाता हो। ब्राह्मण दिशा देता है, सदैव दिशा देता है। आप ब्राह्मणों का वोट ले लेंगे और उसके बाद आप ज्ञान बांटना शुरू करेंगे। भाई मेरी बात को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बात पूरी सुन लीजिए। बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप मेरी भी बात पूरी सुन लीजिए। बात कर रहे हैं कि आप वोट लेके उसके बाद आप मूर्ख समझते हैं ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण समाज आपको वोट दे और उसके बाद आप उसे अपमानित करें। ये तो 2022 में भी आप लोगों ने ये शुरू किया था ना, 2022 में भी आप लोगों ने शुरू किया था। 2022 का आप लोगों को परिणाम पता होगा। ब्राह्मण नाराज है, उस समय भी गाना गाना शुरू किया था। पंकज चौधरी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर जातिवादी राजनीति में आकर के डूब करके आप सोच रहे हैं कि आपकी नैया पार हो जाएगी, तो क्या उससे नैया पार होगी? क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आज समझ में आ जाएगा 2027 में, चिंता मत करिए। विश्वास की जो 2027 में समझ में आ जाएगा बाबा साहब को, उसी ब्राह्मण बाबा जी को 2027 में आएगा समझ में। और उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं और हमेशा किया। गौरव जी आप ठीक है, आप देखिए आप उन पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जो बैठक हुई, कितने तो मुद्दा तो आप लोगों ने दिया ना, आपकी पार्टी से ही निकला ना। मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी ने, बताइए, जवाब दीजिए। कितने मुख्यमंत्री बनाए आपने? किसी भी जाति का कोई दल कोई इस तरीके से काम नहीं कर सकता, वो हमारे पार्टी का प्रावधान है, संविधान है। लेकिन इनकी तो पूरी बाबा को कहां से ले आए? चुनाव तो केशव मौर्य जी के चेहरे पर लड़ा था, बाबा को कहां से ले आए आप? क्यों नहीं दोबारा ब्राह्मणों से आपने सरकार बनवा ली? 2017 में समाजवादी पार्टी को बनवा लेना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं गौरव जी, तो यही ब्राह्मण आपको 2027 में अपनी ताकत। चलिए अंशु जी मैं लौट रहा हूं, गौरव जी मैं लौट रहा हूं, धर्मेंद्र जी को जोड़ देता हूं। धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी को। ब्राह्मण सरकार नहीं, ठीक है अंशु जी रुकेगा, अंशु जी रुकिए अभी। गौरव मिश्रा जी रुकेगा, मैं धर्मेंद्र जी को भी चर्चा में जोड़े। धर्मेंद्र जी अब ब्राह्मणों की लड़ाई, क्योंकि अब तक मैं इनकी बात का 10 सेकंड जवाब दे देता हूं। जल्दी से जल्दी अंशु जी जल्दी से जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ये ब्राह्मणों को चैलेंज कर रहे हैं कि ब्राह्मण सरकार नहीं बनवा सकते, ये हमको चैलेंज कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं आपने ब्राह्मणों के दम पर बना ली, तो 2027 में इनको सबक सिखा देगा। और पंकज चौधरी जी कौन सा खेल खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर? आपको इतनी नफरत है। धर्मेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, धर्मेंद्र जी आप भी देखिए समाजवादी पार्टी ने भी यही कहा था कि हम ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है तो हम उनका वेलकम कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, आप देखिए मायावती भी कौन है। लेकिन धर्मेंद्र जी आपके एजेंडे में ब्राह्मण है, ब्राह्मण वोट है, क्योंकि आपका तो पीडीए का फॉर्मूला पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ए में आप कुछ भी लगा लीजिए, आप वो मुझे नहीं पता आप कैसे उसको करते हैं, तो आपके एजेंडे में तो नहीं है ना ब्राह्मण?
गौरव जी रुकिएगा। देखिए हमारे पीडीए में जो पीड़ित है, हाँ, एक नागरिक जो मुख्य धारा से छूट गया है, जिसकी हकमारी हो रही, वो सब हमारे साथ है। उसको जात के बंधन में मत बांधिए, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जिसको सत्ता सता रही, वो सब हमारे साथ है। और व्यापक रूप से देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले हमारी सांसद सौम्यता और सादगी के प्रतीक आदरणीय डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, उनको मैं आपके मंच के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ कभी दलित शोषित वंचित की आवाज रही, एक सशक्त ताकत रही, बहन जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ये अलग बात है कि बहन जी बात जरूर कर रही हैं, लेकिन किसके इशारे पर कर रही हैं वो पूरा देश और प्रदेश जान रहा है। और हमारे नेता ने उनको शुभकामनाएं भेजी कि अगर उसी तरह स्वतंत्र आवाज पुनः उठा सके तो उनका स्वागत है, इस्तकबाल है। शोषित वर्ग के खिलाफ जो लोग इस तरह सत्ता में आकर के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, भाई अंशु ने डिटेल बताया किस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और तमाम वर्गों का, तो कह रहे हैं वोट लेकर के जो सत्ता में है, तो वो तो भाजपा वाले बता पाए किनका मिला किनका नहीं मिला था, लेकिन लोगों का मत लेकर के उत्पीड़ित करना अगर कुछ सीखना हो, देखना हो, तो भारतीय जनता पार्टी से देखा जा सकता है किस तरह से माननीय नहीं धर्मेंद्र जी देखिए, अंशु जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आएगा और आपको भी लगता है कि आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मायावती भी तो कह रही है कि हम दलित और ब्राह्मण वाला फॉर्मूला, वो सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर जा रही है। वो नहीं, बिल्कुल आप एक बड़ा रेलेवेंट सवाल करें। देखिए बहन जी के साथ, देखिए ब्राह्मण वर्ग हमेशा समाज को दिशा दिया है और वो जानता है कि आजकल सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कोई अगर उखाड़ फेंक सकता है और एक सुशासन की और अच्छे सबको साथ लेकर चलने वाली समावेशी सरकार दे सकता है, तो वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी है। धर्मेंद्र जी, उन्होंने दलितों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया, उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का भी जिक्र किया ना, जो सपा ने किया उन पर, दलितों पर अत्याचार और उनके ऊपर हुए अत्याचार। नहीं देखिए ऐसा नहीं, बहन जी ये शब्द जो आज उन्होंने प्रयोग किया वो भारतीय जनता पार्टी की साबित किया, और उसकी रिलेवेंसी इसलिए नहीं है कि 2019 में और समाजवादियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है, और जहां 0 MP थे, कोई सीट नहीं थी, वहां 10 सीटें भारत की संसद में इसी उत्तर प्रदेश ने समाजवादियों के सहयोग से उनको भेजा था। और समय क्या आप भाषण देख लीजिए, उन्होंने मुकदमा वापस लिया और इस्तकबाल किया हमारे नेता का अपने मंचों से, और खुल के कहा था कि वो सब गलतफहमी थी, ठीक हो गई। अब अगर इस तरह की पुनः बातें कर रही है तो उसकी रिलेवेंसी पूरा प्रदेश जानता है। मैं एक रिएक्शन अशोक भारती जी से भी ले लेता हूं, दलित चिंतक है अशोक भारती जी। मायावती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आज उनका जन्मदिन, फिर उन्होंने बात रखी, आपको लग रहा है कि एक दलित वोट कमबैक कर पाएगा, ब्राह्मणों को जोड़ पाएंगी? और जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया कि दलितों पर कितना अत्याचार हुआ और उन पर भी कितना अत्याचार किया समाजवादी पार्टी ने। जी अशोक जी की आवाज नहीं मिल पा रही हमें। अशोक जी आपने अनम्यूट किया हुआ है, जरा म्यूट। जी अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है, म्यूट। पहली बात तो ये कि बहन मायावती जी को उनके 70वें साल पर बहुत बहुत बधाइयां, वो चिरंजीवी हों, लंबी उम्र जिए। अब बात ये जो उन्होंने आज कहा है, मैंने उनके पूरे बयान को देखा है, सुना है, और देखिए तो राजनीति है, राजनीति में कोई भी पार्टी अपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट करती है। बहन जी दोबारा जो है ब्राह्मणों को जोड़ना चाहती हैं और उसके लिए उनको बधाई। किसी भी समाज को जोड़ना ही चाहिए, ठीक है। और पर मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दलित समाज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सवाल जोड़ने का नहीं है, सवाल आज उत्तर प्रदेश में संघर्ष का है। क्या बहन मायावती इस उम्र में सड़कों पर उतरकर दलितों को नेतृत्व देंगी? क्या बहन मायावती जिस बहुजन समाज की बात कर रही हैं, क्या वो उनको नेतृत्व दे पाएंगी? ये बड़े सवाल है, क्योंकि ब्राह्मण से यहाँ ब्राह्मण सारे। अशोक जी आपको लग रहा है कि दलित तो कैडर वोटर माना जाता है ना मायावती का, तो क्या दलित अब पिछड़ रहा है, दलित दूसरी तरफ दिख रहा है? बात तो पूरी कर लेने दीजिए महाराज जी। जी जी रखिएगा, उसके बाद आप सवाल भी कर लेना, ठीक है। यहाँ सारे विद्वान बैठे हैं और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज दलित जो पीड़ित है, पीड़ित का पीड़ित से रिश्ता जुड़ता है।
अगर ब्राह्मण अपने आप को पीड़ित मान रहा है तो रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन क्या ब्राह्मण सड़कों पे लड़ रहा है या मायावती के बहन मायावती के नेतृत्व में दलित सड़कों पे लड़ रहा है? ये दोनों सवाल बड़े अपने आप में बड़े सवाल हैं। और मुझे लगता है कि बहन मायावती को ये सोचना है कि अगर उन्हें राजनीति में कम बैक करना है तो वो कम बैक सड़कों पर आए बिना नहीं हो सकता। आज की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सड़कों पर गांव-गांव में बूथ लेवल की लड़ाई है। और जो बहन मायावती का कैडर था वो कैडर पूरी तरह से जो है बिखरा हुआ है और वो डिमोटिवेटेड है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप अखबार वालों को, मीडिया वालों को कहना चाहता हूं कि दलित जो है, चाहे वो जाटव है, चमार है, मैं उसी समाज से आता हूं, चमार और जाटव किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। हम अपने हितों को देखेंगे। अगर हमारे हित बहन मायावती पूरी करते हैं, बहन मायावती के साथ जाएंगे। अगर हमारे हित समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक करता है, हम उसके साथ जाएंगे। और अगर हमारे हितों को मौजूदा सरकार पूरा करती है तो हमें उससे भी कोई तो अशोक जी, आपने जिक्र किया, आपने एक सवाल तो आपसे लगता है, आपने कहा पीड़ित है, दलित पीड़ित है, तो क्या सपा के राज में पीड़ित ज्यादा था या बीजेपी के राज में ज्यादा पीड़ित है? ये तो बताइए ना अशोक जी। क्या चीज आप कह रहे हैं कि दलित बहुत पीड़ित है, दलित सपा के राज में पीड़ित था या बीजेपी के राज में पीड़ित है? कैसे पीड़ित है मैं बताता हूं। किसके राज में ज्यादा पीड़ित है? भारतीय जनता पार्टी के राज में पीड़ित है। सपा में सुरक्षित, वो आरक्षण नहीं दे रहे, वो आरक्षण हमको आरक्षण नहीं दे रहे। ये अशोक जी, मैं इसका जवाब लूंगा ना गौरव जी से। केंद्र सरकार में चमार जाति का, जाटव जाति का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो आप ये बताइए ना, सपा के राज में सुरक्षित था? मैं तो सपा की बात ही नहीं कर रहा भाई साहब। हाँ, मैं तो इन सरकार की बात कर रहा हूं। ठीक। और मैं समझता हूं कि अगर सपा तो सुन रही है ना, सपा के प्रतिनिधि बैठे सुन रहे हैं, अगर वो जाटव और चमारों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो 12% की आबादी है शेड्यूल का जाटों और चमारों की उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, ये जाति जो है गिनी गई है। ब्राह्मणों की तरह से ख्याली पॉपुलेशन नहीं है ये। चलिए, मैं एक रिएक्शन, गौरव मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं विजय उपाध्याय जी का रुख करूंगा। ठीक है अशोक जी, रुकेगा। गौरव जी, आप कहना चाह रहे थे, आपने सुन लिया, दलित चिंतक को सुन लिया, अंशु जी को भी सुन लिया और धर्मेंद्र जी को भी सुना। मैं आ रहा हूं अंशु जी, आपके पास भी आऊंगा जी। देखिए, दलित चिंतक जी की जो बातें हैं कुछ हद तक सही हैं, वो जिसके साथ उनका हित होगा वहां जाएंगे। लेकिन मैं इसमें एक जरूर विषय जोड़ना चाहूंगा। जो पार्टी किसी एक जाति या दो जाति के जोड़ तोड़ से सरकार बनाएगी तो वो निश्चित रूप से सरकार में जब आएगी तो पक्षपात करेगी और दूसरे जातियों के साथ अन्याय करेगी। और इतिहास में ये देखा गया है, इतिहास में देखा गया है कि सपा की सरकार आई तो 87 में से 57 एसडीएम एक जाति से बनते हैं। सारे संसाधनों की लूट एक जाति करती है, एक मजहब के लोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट करती है और जितना सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे कमजोर वर्ग तक, सबसे अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार में पहुंचा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, का लाभ सर्वाधिक इस तरह। आप तो दलितों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, सामंती सोच वाले बेनकाब है जनता के सामने, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएगी जो देश में अराजकता। अंशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे? धर्मेंद्र जी, मैं रिएक्शन लूंगा आपका भी, रुकिए अंशु जी जल्दी से। देखिए, मुझे गौरव जी की दो बातों पर बड़ी आपत्ति है। एक तो इन्होंने ये कहा कि क्या ब्राह्मणों के दम पर आप सरकार बना पाए, ये सीधे पूरे ब्राह्मण समाज को चुनौती दे रहे हैं। इतना अहंकार अंशु जी वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण अगर आपके साथ थे तो आप बना लेते, वो इस तरीके से कह रहे हैं। भले ही पिलाओ लेकिन उसकी कोई तवज्जो नहीं करते। 1984 से आप पूर्ण बहुमत में नहीं है। अगर एक या दो आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं आपको, जिनको आप कह रहे हैं कि हमारे देश वोटर थे। मुझे ये बताइए कि आप जो 3% जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनका मुख्यमंत्री आप बना देंगे। आपने क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री नहीं बनाते, आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विभाजनकारी राजनीति है आपकी, मुख्यमंत्री नहीं, जनता इस बात को जानती है। योगी आदित्यनाथ फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों के
जो डीएनए अंग्रेज और ये सब बाकी नहीं चलेगा, योजना की बातें सब बाद में, पहले इसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि फिर अगर जातिवाद आप कह रहे नहीं होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 40 एसडीएम और कप्तान क्यों एक अपने चलिए मैं इशू जा रहा हूँ विजय उपाध्याय जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा, मैं जो चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा था, डिबेट तो होती रही होंगी, लेकिन अब जब से ब्राह्मणों की बैठक हुई उससे कहीं ना कहीं एक सवर्ण वोट पर भी नजर गई है। नहीं, अमूमन आप देख रहे हैं ज्यादातर सम्मेलन चाहे वो बीजेपी करे चाहे समाजवादी पार्टी करे, पिछड़ा दलितों को जोड़ रही है, सब पिछड़ा दलितों पर ही फोकस कर रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मण को भी सेंटर पॉइंट में रखकर सोचना पड़ेगा। जिस तरह वो विधायकों की बैठक हुई जिसके बाद सपा, मायावती, अब ये सब सक्रिय हो गए, कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है ब्राह्मण वोट को लेकर। हत्याएं हुई है बीजेपी सरकार में। रुकिए ना अभी, विजय उपाध्याय जी सुन पाए सर मेरा सवाल? नहीं, जरा दोबारा पूछ लीजिए। विजय जी, मेरा सवाल है कि जब से बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई अब तक आपने देखा होगा, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, वो पीढ़े की बात कर रही है, बीजेपी भी आपने देखा अमूमन पिछड़े दलितों के लिए सवाल मैंने सुन लिया था, मुझे लगा कुछ और पूछा। तो लेकिन अब ब्राह्मण वोटों पर भी कहीं ना कहीं एक अटेंशन होगी, अब नजर जाएगी सवर्णों के वोट पर भी, अब फोकस होगा पार्टियों का। देखिए, अब तो ये बात सही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 21वीं सदी में यानी 2001 के बाद जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में है, कोई भी एक दो जातियों के समीकरण से सरकार नहीं बना सकता, उसको सभी के वोट चाहिए। राजनीति करने के लिए नाम भले लेंगे, अगर किसी जाति का नाम आप ज्यादा ले लेंगे तो दूसरी जातियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। अगर कोई पार्टी कहती है भाई हमें फला जाति का वोट चाहिए तो बाकी जातियां उसको वोट नहीं देती हैं। यही मैं ट्रेंड देख रहा हूं। देखिए, 2002 में बसपा को 144 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 88 सीटें मिली थी। उसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। एक सीट हैदरगढ़ की उन्होंने छोड़ दी तो दोबारा बीजेपी जीत नहीं पाई थी। 2007 में सिर्फ 52 सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। और मायावती ने जो सभी जातियों सर्वजन की बात किया, उन्होंने 206 सीट जीत लिया। तो जो सबकी बात करेगा वही जीतेगा। 2012 में अखिलेश ने भी समाजवादी पार्टी ने भी सबकी बात करी थी, किसी एक समीकरण की बात नहीं की उन्होंने। और यही ट्रेंड दिखाई दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 100% जनता यहाँ रहती है उसमें 22% दलित हैं, 54% मुस्लिम, ओबीसी मिलाकर 54% ओबीसी है यहाँ पे, जिसमें बहुत बड़ा तबका मुस्लिम समाज का शामिल हो जाता है। इसके बाद सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो अगर किसी एक जाति की जैसे ही आप बात करेंगे बाकी जातियां आपसे नाराज हो जाएंगी। और जहां तक ब्राह्मण समाज की बैठक की, उसमें तो सारे विधायकों ने कहा कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये तो एक बस ऐसे ही मीटिंग हो गई। और जबकि इस तरह की मीटिंग का कोई सभी जातियां अपने समाज के लिए समितियां बनाए हुए हैं। यदुवंशी क्षत्रिय सभा है, कुर्मी क्षत्रिय सभा है, दलितों के तमाम उनकी समितियां हैं, हर जात के कई जातियों की तो पार्टियां बन गई। निषाद समाज की पार्टी बन गई, राजभर समाज की पार्टी बन गई, कुर्मी समाज की पार्टी बन गई। तो लेकिन अगर आपको सब वोट नहीं देंगे तो आप जीतेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप चुनावी राजनीति से जोड़ के देखेंगे तो आपको सभी का वोट चाहिए, क्योंकि हर जगह एक ही जाति का वोट नहीं है। कुछ इलाकों में किसी जाति जीतने के लिए जरूरी है, कुछ इलाकों में दूसरी, लेकिन आपके पास बेस वोट भी होना चाहिए। बिल्कुल, बेस वोट भी होना चाहिए। एक बार धर्मेंद्र जी आपको लग रहा है ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ देखेगा? धर्मेंद्र जी नहीं, बिल्कुल देखेगा। देखिए, हम शुरू से ही समाजवादी पार्टी समावेशी राजनीति कर, जी मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। समाजवादी पार्टी शुरू से ही समावेशी राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलनी चाहती है, सबको हक सम्मान की बात करती है। तो समाजवादी पार्टी के साथ सब समाज रह जाए, ऐसी हमें उम्मीद है, इसी के लिए हम काम करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले आपको दिखाया है किस तरह से ब्राह्मण समाज के विधायकों के एक साथ बैठ लेने से कितनी बौखलाहट थी। इस तरह से उनके अध्यक्ष ने धमकी कि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। गौरव मिश्रा जी, टेंशन में है बीजेपी क्या? सारी चीजें समाज के बीच में। दूसरी बात, देखिए तनाव इनके माथे पर दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण वोटों को लालच देने का, विभाजनकारी राजनीति करने का तनाव इनके माथे पर है। भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास का ही नारा चलेगा और निश्चित रूप से सर्वसम्मत सारा समाज मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी अपनी बात रखी। 27 का रण मिशन ब्राह्मण, क्योंकि दलित ओबीसी पर तो हमेशा चर्चा हुई, आज ब्राह्मणों पर भी हो रही। सबकी नजर हर तबके की वोट पर। नमस्कार।